हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राम सिंह पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर पंडित मोतीलाल नेहरू पीजी लॉ कॉलेज छतरपुर। दोस्तों, हम लोग भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने राज्य की परिभाषा का अध्ययन किया। हमने देखा कि क्या क्या राज्य के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के उद्देश्य के पूर्ति के लिए सम्मिलित किए जाएंगे, जिसमें हमने देखा कि अनुच्छेद 12 के अंतर्गत कहा गया है कि राज्य के अंतर्गत भारत सरकार और संसद, राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी राज्य के अंतर्गत सम्मिलित होंगे, जिनका विस्तार से हम लोगों ने अध्ययन पिछले वीडियो में किया था। आज हम लोग अनुच्छेद 13 पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि विधि का निर्माण भारतीय संसद के द्वारा या राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि संसद का गठन 1952 में हुआ। पहली संसद का गठन 1952 में हुआ। यद्यपि संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को जो हुई थी, उस बैठक में संविधान सभा को अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया था और यह प्रावधान किया गया था कि जब तक स्थायी रूप से संसद का गठन नहीं होता है, तब तक भारत के लिए कानूनों का निर्माण अंतरिम संसद के द्वारा किया जाएगा। अर्थात संविधान सभा को ही अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया था। तो यहाँ हम देखते हैं कि संविधान के निर्माण के पश्चात संविधान सभा, जो कि अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दी गई, उसने कानून बनाए और उसके पश्चात जब 1952 में संसद का गठन हो गया तो संसद के द्वारा कानून बनाए गए। लेकिन यदि हम अपनी कानून व्यवस्था पर नजर डालें तो कई महत्वपूर्ण कानून आज भी संविधान निर्माण के पूर्व अर्थात ब्रिटिश काल के दौरान बनाए गए कानून आज भी लागू हैं। जैसे अपराधों को परिभाषित करने और उन्हें दंडित करने वाली विधि के रूप में भारतीय दंड संहिता 1860 अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई विधि अस्तित्व में है। संविदा अधिनियम 1872, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, सिविल प्रोसीजर कोड है ना, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, दंड प्रक्रिया संहिता 1973। यद्यपि 1973 इसका नाम है, लेकिन मूल रूप से यह भी ब्रिटिश काल के दौरान निर्मित संहिता है। इसमें चूँकि 1973 में
विस्तृत संशोधन किए गए, इसलिए उसका नामकरण 1973 किया गया। लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो ये सारी की सारी महत्वपूर्ण विधियां, जिनके अभाव में हम न्याय व्यवस्था को संचालित नहीं कर सकते, वह महत्वपूर्ण विधियां अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान निर्मित की गई और आज भी वह प्रभावी है। कई बार प्रश्न उठा कि स्वतंत्र भारत में हम अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून को क्यों लागू किए हैं, हम अपना कानून स्वयं निर्मित करें। और इसके अध्ययन के लिए कई समितियों का गठन किया गया और जब अध्ययन करके अंतिम रिपोर्ट सामने आई तो उसमें यही निष्कर्ष निकल करके आया कि जो भी कानून हैं वह सही हैं और उन्हें यथावत बनाए रखा जाए। थोड़ा बहुत संशोधन बीच बीच में किया गया, लेकिन मूल रूप से वह विधियां आज भी उसी रूप में अस्तित्व में है जैसा कि अंग्रेजों ने निर्मित किया था। आज हम देखते हैं संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 कोई ज़्यादा संशोधन नहीं हुए। संविदा अधिनियम 1872 कोई ज़्यादा संशोधन नहीं हुए, छुटपुट संशोधन जो है तो किए गए। जबकि हमने जो कानून बनाए उनमें कई बार संशोधन हो चुका है और कई अधिनियम तो पूरे के पूरे अधिनियम रिवाइज कर दिए गए, परिवर्तित कर दिए गए। तो आज भी अंग्रेजों के बनाए कानून हमारे देश में लागू है, जबकि हमारा संविधान कहता है कि भारत में कानूनों का निर्माण विधानमंडल के द्वारा अर्थात संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाएगा। तो फिर ये कानून अस्तित्व में कैसे है? तो इसके संदर्भ में अनुच्छेद 13 को हम देखते हैं। अनुच्छेद 13 यहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा को जो है परिलक्षित करता है। न्यायिक पुनर्विलोकन जिसके अंतर्गत आर्टिकल 13 का क्लॉज फर्स्ट, अनुच्छेद 13 का पहला क्लॉज कहता है कि ऐसे समस्त कानून जो कि संविधान के निर्माण के पूर्व निर्मित किए गए, ऐसे सभी कानून, ऐसी सभी विधियां जो कि संविधान के निर्माण के, संविधान के लागू होने के पहले बनाए गए, अर्थात 26 जनवरी 1950 के पूर्व के कानून, यहाँ पर बात कर रहे हैं संविधान के निर्माण लागू होने के पूर्व के, है ना, अर्थात 26 जनवरी 1950 के पूर्व जो विधियां निर्मित की गई, जो कानून बनाए गए, चाहे भले ही वह अंग्रेजों के द्वारा क्यों न बनाया गया। उसके बारे में आर्टिकल 13 का क्लॉज फर्स्ट कहता है कि ऐसे समस्त कानून जो कि
संविधान के प्रवर्तन के पूर्व अर्थात 26 जनवरी 1950 के पहले बनाए गए हैं वह सभी कानून प्रवर्तित बने रहेंगे, लागू बने रहेंगे, लागू बने रहेंगे, लागू रहेंगे, एनफोर्स रहेंगे। यदि वह कानून, वह विधियां, वह लॉज जो है फंडामेंटल राइट्स है ना, मौलिक अधिकारों को प्रभावित नहीं करते हैं, मौलिक अधिकारों से असंगत नहीं है। यदि कोई भी कानून जो संविधान प्रवर्तन के पूर्व बनाया गया है वह कानून फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं करता है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है, मौलिक अधिकारों से असंगत नहीं है, ऐसी स्थिति में भले ही वह संविधान के पूर्व निर्मित किया गया है वह कानून आगे भी प्रवर्तित बना रहेगा, आगे भी लागू रहेगा। लेकिन यदि कोई कानून जो कि संविधान के प्रवर्तन के पूर्व बनाया गया था वह कानून यदि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है, यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो ऐसी स्थिति में यह कानून ऐसी मौलिक अधिकारों से असंगतता की सीमा तक शून्य होगा। अर्थात जिस मात्रा में ऐसा कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, मौलिक अधिकारों से असंगत है, उस मात्रा तक शून्य होगा। लेकिन यदि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं करता है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है, तो ऐसी दशा में ऐसे कानून प्रवर्तित बने रहेंगे, ऐसे कानून लागू रहेंगे जो कि संविधान के प्रवर्तन के पूर्व अर्थात 26 जनवरी 1950 के पहले निर्मित किए गए। ठीक, इसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 13 के क्लॉज 2 पर। आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 यहां पर प्रावधान करता है कि ऐसे कानून जो कि संविधान के प्रवर्तन के पश्चात अर्थात 26 जनवरी 1950 के बाद निर्मित किए जाते हैं, ऐसे कानून जो कि संविधान के प्रवर्तन के पश्चात अर्थात 26 जनवरी 1950 के बाद यहाँ पर जो है परिवर्तित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, निर्मित किए जाते हैं। तो ऐसे कानून भी यदि फंडामेंटल राइट्स का, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते हैं, मौलिक अधिकारों को प्रभावित नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में वह जो है तो लागू हो जाएंगे। यदि वह फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं करते हैं, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते हैं, तो लागू हो जाएंगे। लेकिन भले ही वह संविधान के प्रवर्तन के पश्चात अर्थात 26 जनवरी 1950 के बाद बनाए गए, लेकिन यदि ऐसे कानून फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करते हैं, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं या मौलिक अधिकारों से जो है तो असंगत होते हैं, तो ऐसी स्थिति में असंगतता की मात्रा तक शून्य होंगे। यहां पर जो है असंगतता की मात्रा तक शून्य होंगे। और यदि असंगत नहीं है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कानून लागू होंगे। क्लियर?
तो यहाँ पर आर्टिकल 13 के क्लॉज फर्स्ट में क्या बताया गया है कि ऐसे कानून जो कि संविधान के प्रवर्तन के पूर्व निर्मित किए गए हैं, संविधान लागू होने के पहले बनाए गए हैं, वह कानून यदि जो है तो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं करते हैं, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते हैं, तो वह परिवर्तित बने रहेंगे, लागू बने रहेंगे। लेकिन यदि वह फंडामेंटल राइट्स से असंगत हैं, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करते हैं, ऐसी स्थिति में उन्हें शून्य घोषित कर दिया जाएगा, है ना। जिस मात्रा तक वह फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करते हैं उस मात्रा तक वह जो है तो यहाँ पर शून्य घोषित कर दिए जाएंगे, अर्थात मौलिक अधिकारों से असंगतता की मात्रा तक शून्य घोषित कर दिए जाएंगे। ठीक, उसी प्रकार से आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 कहता है कि ऐसे कानून जो कि संविधान के प्रवर्तन के पश्चात निर्मित किए जाते हैं, बाद में बनाए जाते हैं, वह कानून भी यदि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं करते हैं, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते हैं, तो ऐसी उल्लंघन की मात्रा तक, यहाँ पर ऐसी उल्लंघन की मात्रा तक, है ना, यदि वह उल्लंघन नहीं करते हैं तो वह लागू रहेंगे। लेकिन यदि उल्लंघन करते हैं, यदि जो है तो ऐसे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करते हैं, मौलिक अधिकारों से असंगत हैं, तो ऐसी असंगतता की मात्रा तक शून्य होंगे। ठीक, अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि कोई कानून मौलिक अधिकारों से असंगत है या नहीं है, कोई कानून मौलिक अधिकारों से असंगत है या नहीं है, और यदि असंगत है तो किस मात्रा तक, इसका निर्धारण कौन करेगा। तो यहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार न्यायपालिका को दिया गया है। यहाँ पर न्यायपालिका को यह अधिकार दिया गया है कि वह विधियों की वैधता की जांच करे, जिसे हम ज्युडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहते हैं। तो यहाँ पर ये आर्टिकल 13 के क्लॉज फर्स्ट और सेकंड में प्रावधान किया गया है। इन्हीं दोनों प्रावधानों से आर्टिकल 13 के अंतर्गत 3 सिद्धांत निकल करके आते हैं। आर्टिकल 13 के अंतर्गत 3 सिद्धांत जो है तो निकल करके आते हैं। नंबर 1, पृथक्करणीयता का सिद्धांत। ठीक, पृथक्करणीयता का सिद्धांत अर्थात कोई जो है तो कहना चाहिए कि विधि है ना, कोई जो है विधि है या अधिनियम है, और उस अधिनियम का, मान लीजिए उस अधिनियम में 100 धाराएं है ना, और 100 धाराओं में से 5 धाराएं मान लीजिए असंगत हैं, और 95 सेक्शन संगत हैं, सही हैं। तो ऐसी स्थिति में कितना भाग जो है
उस अधिनियम का शून्य घोषित किया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो भाग मौलिक अधिकारों से असंगत है, केवल वह भाग असंगत कर दिया जाएगा, है ना, उसको जो है तो शून्य घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन जो भाग, है ना, वैलिड है ना, सही है, मौलिक अधिकारों से असंगत नहीं है ना, वह वैध रहेगा, प्रवर्तित रहेगा, लागू रहेगा, है ना। अर्थात 5 धाराएं जो है, मान लीजिए किसी अधिनियम में 100 धाराएं, उसमें से 5 धाराएं असंगत हैं, तो केवल 5 धाराओं को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन शेष 95, है ना, 95 धाराएं जो हैं वह यदि असंगत नहीं है ना, तो वह वैध रहेंगी और जो है तो वह प्रवर्तित बनी रहेंगी, प्रवर्तित जो है तो बनी रहेंगी, है ना, लागू बनी रहेंगी, उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक। लेकिन मान लीजिए किसी अधिनियम में 100 धाराएं हैं और 100 धाराओं में से 95 धाराएं असंगत हैं, है ना, 95 धाराएं, है ना, 95 धाराएं असंगत हैं और मात्र, है ना, 5 धाराएं संगत हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा? तो ऐसी स्थिति में ये 95 को शून्य घोषित नहीं किया जाएगा, बल्कि संपूर्ण अधिनियम को ही, संपूर्ण कानून को ही यहाँ पर शून्य घोषित कर दिया जाएगा। अर्थात यहाँ पर यह सिद्धांत कहता है कि जब किसी अधिनियम का आंशिक भाग अर्थात कुछ भाग असंगत है लेकिन अधिकांश भाग संगत है, सही है, तो ऐसी स्थिति में असंगत भाग को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन यदि किसी भाग का अधिकांश भाग असंगत है, यदि किसी भाग का अधिकांश भाग असंगत है और कुछ भाग संगत है, वैध है, तो ऐसी स्थिति में संपूर्ण अधिनियम को ही शून्य घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ पर संपूर्ण अधिनियम को ही समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक। इसके अलावा एक और तीसरी कंडीशन यहाँ पर निकल करके आती है। यदि मान लीजिए कि किसी अधिनियम में 100 धाराएं हैं, 100 में से जो है तो 5 धाराएं असंगत हैं और 95 धाराएं वो वैध हैं, संगत हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 5 धाराएं असंगत हैं, जो 5 धाराएं असंगत हैं, वह इतनी महत्वपूर्ण है कि यदि इन 5 धाराओं को शून्य घोषित किया जाता है, इन 5 धाराओं को जो है यदि अलग किया जाता है, समाप्त किया जाता है, तो उस संपूर्ण अधिनियम का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। है ना। क्या कह रहा है? किसी अधिनियम में 100 धाराएं हैं, उसमें से 5 धाराएं जो है असंगत हैं लेकिन 95 सेक्शन संगत हैं। लेकिन जो 5 धाराएं संगत हैं वह इस तरीके से असंगत हैं कि ऐसी धाराएं असंगत हैं कि यदि उन 5 धाराओं को अलग किया जाता है, उन 5 धाराओं को शून्य घोषित किया जाता है, तो संपूर्ण अधिनियम का अस्तित्व ही, उसका उद्देश्य ही, है ना, जिस उद्देश्य को लेकर के वह अधिनियम बनाया गया था, वह उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा, वह उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भी अगर मान लीजिए जिस उद्देश्य से वह अधिनियम बनाया उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती है, तो भले ही अधिकांश भाग यहाँ पर सही है, लेकिन फिर भी उस अधिनियम का क्या औचित्य,
क्या उसकी आवश्यकता रह जाती है, क्या उसकी उपयोगिता रह जाती है। मान लीजिए कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में जो है, उदाहरण के लिए हम मानते हैं कि यहाँ पर 100 धाराएं हैं, मान लीजिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, और 100 में से 5 धाराएं जो असंगत हैं वह पनिशमेंट से रिलेटेड हैं, दंड से संबंधित हैं। उन्हीं 5 धाराओं में दंड दिया गया है। बाकी धाराओं में जो है आपकी जांच के प्रावधान और अन्य सारे प्रावधान जो है तो दिए गए हैं, है ना। यहाँ पर जो है तो आपके कमेटी गठन और जो है तो अन्य प्रावधान प्रोविजन किए गए हैं। तो ये सारे प्रोविजन सही हैं, लेकिन जो पनिशमेंट के प्रोविजन हैं, जो दंड के प्रावधान हैं, वह जो है संविधान के मौलिक अधिकारों से असंगत हैं। पनिशमेंट जो है तो नहीं दिया जा सकता, है ना। अब असंगत है तो अगर मान लीजिए इनको अपन ने शून्य घोषित कर दिया, दंड के प्रावधान को समाप्त कर दिया, तो अपन ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम किस उद्देश्य से बनाया था? भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, है ना, करप्शन को समाप्त करने के लिए, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए। लेकिन सोचिए, यदि किसी अधिकारी प्राधिकारी के लिए भ्रष्टाचार के लिए दंडित नहीं किया जाएगा, दंड का प्रावधान नहीं होगा, पनिशमेंट का प्रावधान नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में आप कितनी भी अच्छी जांच कर लीजिए, कितनी भी अच्छी जो है तो कार्रवाई चला लीजिए, कितनी भी अच्छी जो है तो ट्रायल कर लीजिए, विचारण कर लीजिए, लेकिन क्या इससे करप्शन, क्या इससे भ्रष्टाचार कम होगा? यदि किसी भ्रष्टाचारी के लिए सजा नहीं दी जाती है, उसके लिए जो है तो दंड नहीं दिया जाता है, दंडित नहीं किया जाता है, तो क्या लोग वह करप्शन करना छोड़ेंगे, भ्रष्टाचार करना छोड़ेंगे? कभी नहीं। तो यहाँ पर जो अधिनियम का उद्देश्य था वह निष्फल हो जाएगा, वह विफल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भले ही कुछ भाग अधिनियम का, कुछ भाग जो है तो असंगत है और अधिकांश भाग संगत है, लेकिन उस कुछ भाग के हटाने से यदि अधिनियम का उद्देश्य ही विफल हो जाता है, उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो है तो उस संपूर्ण अधिनियम को ही शून्य घोषित कर दिया जाएगा, है ना। संपूर्ण अधिनियम को ही जो है शून्य घोषित कर दिया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर पृथक्करणीयता के सिद्धांत के अंतर्गत हमने मुख्य रूप से 3 प्रावधान देखे। यदि किसी अधिनियम का कुछ भाग फंडामेंटल राइट से, मौलिक अधिकारों से कुछ भाग असंगत है, लेकिन अधिकांश भाग संगत है, वैध है, तो ऐसी स्थिति में असंगत भाग को शून्य घोषित कर दिया जाएगा और शेष भाग प्रवर्तित बना रहेगा, वैध बना रहेगा। लेकिन यदि किसी अधिनियम का अधिकांश भाग असंगत है और कुछ भाग संगत है, तो ऐसी स्थिति में संपूर्ण अधिनियम को ही शून्य घोषित कर दिया जाएगा, संपूर्ण अधिनियम को ही समाप्त कर दिया जाएगा। तीसरी कंडीशन में हमने देखा कि किसी अधिनियम का कुछ भाग असंगत है लेकिन अधिकांश भाग संगत है, लेकिन जो कुछ भाग असंगत है वह इतना महत्वपूर्ण है कि यदि उसके लिए हटा दिया जाता है, उसके लिए अगर हमने शून्य घोषित कर दिया, उसे अगर समाप्त कर दिया, तो ऐसी स्थिति में वह अधिनियम जिस उद्देश्य को लेकर के बनाया गया है, जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाया गया है, वह उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा, अधिनियम का उद्देश्य ही निष्फल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भले ही कुछ भाग असंगत है, ऐसी स्थिति में संपूर्ण अधिनियम को ही शून्य घोषित कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से एक पृथक्करणीयता का सिद्धांत अपना जो है तो काम करता है। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत दूसरा जो है तो कहना चाहिए कि सिद्धांत है आच्छादन का सिद्धांत।
आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत यहां पर मुख्य रूप से आर्टिकल 13 क्लॉज फर्स्ट को कवर करता है। यहां पर इस सिद्धांत के अनुसार आच्छादन का सिद्धांत यह प्रावधान करता है कि मान लीजिए कोई विधि है, कोई लॉ है और वह लॉ संविधान के प्रवर्तन के पूर्व अर्थात 26 जनवरी 1950 के पूर्व में निर्मित की गई थी और वह विधि संविधान लागू होने पर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करती है, मौलिक अधिकारों से असंगत होती है और इस असंगतता के कारण उस विधि को शून्य घोषित कर दिया जाता है। यहां पर उस विधि के लिए क्या किया जाता है? शून्य घोषित कर दिया जाता है। तो जैसे ही इस विधि के लिए शून्य घोषित किया जाता है, जैसे ही इस विधि के लिए यहां पर शून्य घोषित किया जाता है ना, वैसे ही यहां पर वह विधि क्या होता है? सुषुप्त अवस्था में चली जाती है। सुषुप्त अवस्था में चली जाती है, अर्थात उस पर फंडामेंटल राइट्स रूपी चादर पड़ जाती है, उस पर जो है मौलिक अधिकारों की एक चादर पड़ जाती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए आपकी स्कूटी है, बाकायदा आप चलाते हैं, चालू हालत में है, लेकिन आप शाम को उस स्कूटी पर कवर डाल देते हैं तो स्कूटी खराब नहीं हुई है, स्कूटी जो है तो कहना चाहिए कि नष्ट नहीं हुई है, अभी वह स्कूटी केवल ढक दी गई है और जब तक उस पर कवर रहेगा, जब तक जो है तो कहना चाहिए वह स्कूटी ढकी रहेगी चादर से या कवर से, तब तक आप उस स्कूटी को चला नहीं सकते। लेकिन जैसे ही कवर को हटाओगे वह स्कूटी पुनः चलाई जा सकती है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ है कि जो विधि है उस विधि पर, है ना, जो विधि है उस विधि पर फंडामेंटल राइट्स रूपी जो है तो कवर पड़ गया है ना। विधि को मान लीजिए ये स्कूटी है ना, तो उस पर जो है फंडामेंटल राइट्स रूपी कवर या चादर ने जो है तो उसको क्या किया है? ढक लिया है, शून्य घोषित कर दिया, मतलब उसको ढक लिया है। और भविष्य में यदि फंडामेंटल राइट्स में, मौलिक अधिकारों में कोई इस प्रकार का संशोधन होता है कि वह असंगतता दूर हो जाती है, तो वही विधि पुनः जो है परिवर्तित हो जाएगी, दोबारा से बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, वही की वही विधि पुनः परिवर्तित हो जाएगी, उसे दोबारा से निर्मित करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात यहां पर हम कह सकते हैं कि जब कोई विधि संविधान के लागू होने के परिणाम स्वरूप मौलिक अधिकारों से असंगत होती है और उस असंगतता के कारण उसे शून्य घोषित किया जाता है, तो वह विधि मृत नहीं होती, मृत नहीं होती, बल्कि वह क्या होती है? सुषुप्त अवस्था में चली जाती है। उसे जो है तो फंडामेंटल राइट्स रूपी चादर के द्वारा ढक लिया जाता है, उसे जो है तो कवर कर लिया जाता है।
लेकिन यदि भविष्य में जो है उस विधि के संदर्भ में फंडामेंटल राइट्स में कोई ऐसे संशोधन होते हैं, मौलिक अधिकारों में कोई ऐसे संशोधन होते हैं कि उस विधि और मौलिक अधिकारों के बीच की जो असंगतता थी वह दूर हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में वही विधि पुनः लागू हो जाएगी, पुनः परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि वह विधि मृत नहीं हुई थी, केवल सुषुप्त अवस्था में चली गई थी, केवल सो गई थी, तो वही विधि पुनः परिवर्तित हो जाएगी। इसे कहा जाता है आच्छादन का सिद्धांत, है ना। आच्छादित कर लिया, है ना, फंडामेंटल राइट्स ने विधि को, और जैसे ही वह आच्छादन हटेगा, जैसे ही वह परछाई हटेगी, है ना, वही पुनः जो है तो परिवर्तित हो जाएगी, पुनः लागू हो जाएगी। तो ये दूसरा सिद्धांत है आच्छादन का सिद्धांत। ठीक, इसके बाद आर्टिकल 13 के अंतर्गत तीसरा सिद्धांत भी आता है, जिसे कहा जाता है अधित्याग का सिद्धांत। अधित्याग का सिद्धांत अर्थात कोई व्यक्ति यदि कहता है कि हमें आपके मौलिक अधिकारों की आवश्यकता नहीं है, धर रखो अपने अधिकार, है ना, आपके मौलिक अधिकार हमें नहीं चाहिए, हम अपने मौलिक अधिकारों का त्याग करते हैं, तो अधित्याग का सिद्धांत कहता है कि कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता, चाहे करके भी कोई व्यक्ति अपने फंडामेंटल राइट्स का जो है तो त्याग नहीं कर सकता। मौलिक अधिकार प्रत्येक नागरिक के साथ जुड़े हुए हैं, फेविकॉल के मजबूत जोड़ की तरह, अर्थात कोई व्यक्ति चाहे करके भी फंडामेंटल राइट्स को, मौलिक अधिकारों को अपने से अलग नहीं कर सकता। इसी को कहा जाता है अधित्याग का सिद्धांत। क्लियर? तो ये हो जाता है आपका आर्टिकल 13 का क्लॉज फर्स्ट और सेकंड। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, यदि अभी तक आपने आरएसपी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन चैनल के लिए, यूट्यूब चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बाजू में दिए बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि मेरे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, उसकी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। और साथ ही साथ यदि आपके लिए ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगता हो कि ये आपके दोस्तों का, अन्य विद्यार्थियों का फ़ायदा पहुंचा सकता है, उनके लिए जो है तो लाभदायक हो सकता है, तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।